साहित्य निधि में सुनिए प्रसिद्ध कथाकार तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी रिश्ते। तेजेंद्र शर्मा जी ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक और नाटककार हैं। पंजाबी भाषी तेजेंद्र शर्मा जी समकालीन हिंदी कथा साहित्य के अग्रणी लेखकों में शामिल हैं। काला सागर, ढिबरी टाइट, बेघर आँखें, दीवार में रास्ता और कब्र का मुनाफा उनकी चर्चित कृतियाँ हैं। तेजेंद्र शर्मा जी की कुछ रचनाएं कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। प्रस्तुत है कहानी रिश्ते। शिवनाथ बाबू की देह मेरे सामने पड़ी है, सफ़ेद चादर से ढकी हुई। पतली दुबली काया, जैसे चादर के नीचे कुछ है ही नहीं। उम्र और लगातार बीमारी ने उन्हें काफ़ी दुर्बल कर दिया था। आंखें आधी खुली हुई, जैसे अभी उठकर मुझसे बातें करने लगेंगे। ये व्यक्ति, ये किटकिटाहा बाबू भला चुप कैसे रह सकते हैं? हाँ, वो अपने मातहत लोगों में इसी नाम से मशहूर थे। लोग सदा ही उनकी किटकिट से परेशान रहते थे, किंतु ऊपर से जितने शुष्क और कठोर, भीतर से उतने ही कोमल। हर व्यक्ति की चिंता जैसे उनकी अपनी परेशानी बन जाती थी। जब तक दूसरे की परेशानी दूर न कर दें, उन्हें चैन नहीं आता था। अपने इसी स्वभाव के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अनजाने ही अपने ऊपर ओढ़ ली थीं। बीमार पिता, 2 अनब्याही बहनें, सबसे बड़े बेटे थे ना, उनसे छोटे 2 भाई विवाह कर अपने अपने संसार में खो चुके थे। पर शिवनाथ बाबू अपनी बहनों को बिना ब्याहे अपने विवाह के बारे में कैसे सोच सकते थे, और इसी कारण वो आजीवन विवाह न कर सके। शिवनाथ बाबू की आंखें शून्य में जैसे कुछ खोज रही हैं। ज्ञानेंद्र, उनका भाई, अभी अभी बता रहा था कि भैया की आंखें तो बंद होने में ही नहीं आ रही थीं। मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें अवश्य मुझे ही तलाश रही होंगी। वो अवश्य ही आशा संजोए होंगे कि मैं समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लूँगा। वो बचपन में ही मुझे पुत्र समान मानते थे। रिटायर होते ही उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि अब वो अपने भाई बहनों के संसार में अपने आप को अकेला पाते हैं। मैंने उन्हें लिखा भी कि 2-4 महीने मेरे साथ रह जाइए तो मन बहल जाएगा, किंतु उनके मन में क्या था नहीं समझ सका। शायद वो मुझसे कुछ अधिक ही अपेक्षा रखते थे, अथवा अपनी बहनों का मोह छोड़ पाना अभी भी संभव नहीं हो पा रहा था। कारण कुछ भी रहा हो, पर वे मेरे पास आ नहीं सके। जब भी शिवनाथ बाबू को मिलने जाता तो लगता कि मेरे अतिरिक्त वो शायद ही अपने मन की व्यथा किसी से कह पाते हों। उनकी बहन ने जब उन्हें बेघर कर दिया था, तब भी मेरे कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह रोए थे। उस दिन वो सचमुच टूट गए थे। इससे पहले भी अनेक बार संबंधियों की तलखी को उन्होंने अनुभव किया था। माँ टीबी से मर गई, पिताजी कैंसर से पीड़ित रहे। निर्मला का पति उसे दहेज के लिए तंग करता रहता था, और ऐसे में आभा ने ऐसा वार किया उन पर। उस सुबह जब शिवनाथ बाबू दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो वो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि उनके जीवन में कोई तूफान आने वाला है। उन्होंने आभा को बुलाकर समझाया था, देखो आभा, शमशेर तुम्हारे लिए ठीक पति साबित नहीं होगा। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर एक मोटर मैकेनिक के साथ कैसे गुजारा कर पाओगी? मैं चाहता हूँ तुम किसी बिरादरी के लड़के से ही विवाह करो। शमशेर की नीयत भी मुझे अच्छी नहीं लगती। भैया, क्या आपने तय कर लिया है कि आप शमशेर के साथ मेरे विवाह की अनुमति नहीं देंगे? आभा, ना मैं तो कोई जल्लाद हूँ, ना ही हत्यारा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पिता समान। मैं तुम्हारी अच्छाई और भलाई ही चाहूँगा। भैया, तुम्हारी अपनी कोई संतान होती तो शायद तुम मेरा दर्द समझ पाते। शिवनाथ बाबू सन्न होकर रह गए। उन्हें इतनी कठोर बात की कभी भी आशा न थी। वो मनी मन अपना दर्द दबा गए, विष का एक और घूंट पी गए। दफ्तर में उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। रह रहकर उन्हें एक ही खटका लग रहा था, आभा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। आभा उनसे कई बातें छुपाने लगी थी। वो पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाती रहती और भैया के आने पर चुप हो जाती। शिवनाथ बाबू स्वयं को ये समझाकर तसल्ली दे लेते कि शायद ये उनकी कोई गलतफहमी है। उन्हें शमशेर से कोई बैर नहीं था, परंतु वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन सारी उम्र गरीबी में ही काट दे। उन्हें अपनी बहन से बेहद स्नेह था। जवानी को लगाम तो कभी भी पसंद नहीं आती। आभा को भी अपना भाई अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा था।
शमशेर तो मोटर मैकेनिक ही था और वैसी ही बात कर सकता था। उसने आभा को सलाह दी, तुम कहो तो भैये को साले को ठिकाने लगा दें, समझता क्या है अपने को। डर गई थी आभा। उसका बहन सुलभ प्यार कैसे सहन कर पाता कि कोई उसकी भाई की हत्या कर दे, किंतु वो भी कैसे भैया को कह दे कि वो शमशेर के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने सोचा कि आत्महत्या ही अब एक रास्ता है, किंतु शमशेर भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने आभा को अपनी सारी योजना समझा दी। आभा समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे इस योजना में शरीक हो सकती है, कैसे वो अपने पिता स्वरूप भाई को इस तरह बेघर कर दे। उधर शमशेर कहे जा रहा था, ये घर कौन सा तुम्हारे बाप का है, भैये को तो बाद में वैसे ही ये घर खाली करना है। तुम चुपके से 1 लाख रुपया लो और घर की चाबी मकान मालिक को वापस कर दो। हमारा जीवन सुधर जाएगा, मकान मालिक भी खुश। आभा का मन डोल रहा था। वो इसी द्वंद्व में थी कि वो क्या करे। यही द्वंद्व उसे बड़ी बहन निर्मला के पास ले गया। निर्मला ने उसे बहुत डांट लगाई, फिर प्यार से समझाया। वे दोनों इस बात से अनभिज्ञ थीं कि उनका वार्तालाप कोई और भी सुन रहा है। आभा का जीजा, निर्मला का पति, पैसे का लालची, कपड़े का दलाल, जीभ लपलपाता हुआ कमरे में आया। अरे ससुरी, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? शमशेर अक्ल की बात कर रहा है और तुम दोनों हो कि मेरी लुटिया डुबोने पे तुली हो साली। चलो शमशेर से सलाह करनी है। अरे बुद्धुओं, 1 लाख रुपया बुरा लगता है क्या तुम दोनों को? आभा मेरी बात मानो, पैसा ले लो, आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हारे बूढ़े बाप को मैं घर में रख लूँगा, वो जिएगा भी तो कितने दिन। फिर वो बुढ़ा अगर मरते मरते दहेज की रकम पूरी कर दे तो शायद उसे भी स्वर्ग नसीब हो जाए। आभा संभवतः ये सब करने को तैयार ही थी, क्योंकि जीजे की तूफानी आवाज़ के सामने वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई और शिवनाथ बाबू के लिए विष की मात्रा में वृद्धि हो गई। प्रतिदिन की भांति शिवनाथ बाबू संध्या समय जब दफ्तर से वापस घर के लिए चले तो वे सोच रहे थे कि आभा को एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। आखिर आभा बहन है मेरी, छोटी बहन, क्या वो मेरी मर्जी के विरुद्ध कोई भी कदम उठा पाएगी? नहीं, वो इतनी नासमझ निर्दयी नहीं हो सकती। फिर भी उनका मन आशंकाओं से भरा हुआ था। रास्ते में वो केमिस्ट की दुकान से दवाई खरीद लाए। अपने मरणासन्न पिता को जीवित रखने का निष्फल प्रयास। हाथ में रसमलाई का दोना लिए शिवनाथ बाबू घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। आज वो आभा की पसंद की मिठाई लाए थे ताकि उसे प्यार से समझा सकें। दरवाज़ा खुला हुआ था। शिवनाथ बाबू थोड़ा ठिठके। साधारणतया ऐसा कभी होता नहीं था। वो आगे बढ़े और घर के अंदर दाखिल हुए। घर में कुछ लोगों की बातचीत सुनाई देने लगी। वहाँ काफ़ी हलचल सी दिखाई दे रही थी। उनका दिल धड़कने लगा। बाबूजी ठीक से हों। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी दवा की ओर देखा। आभा को आवाज़ लगाई। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति सामने आया। क्या बात है भाई? अरे शिबू, कैसे हो बेटा? कुछ रह गया था क्या घर में जो लेने आए हो? वैसे तो ट्रक में सामान ठीक से ही लदवाया था, मगर तुम दिन भर थे कहाँ? बड़े संगदिल हो भाई। बीमार बाप, अकेली बहनें और तुम सामान चढ़ाने तक नहीं आए। दफ्तर का काम क्या इतना ज़रूरी होता है? ये बशीर मियाँ थे, इस मकान के मालिक। शिवनाथ बाबू हक्के बक्के खड़े थे। स्थिति उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। बशीर चाचा, क्या कह रहे हैं आप? आभा और पिताजी कहाँ हैं? क्या हो रहा है इस घर में? देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मकान खाली कर दिया है, मुफ्त में नहीं, पूरी 1 लाख की पगड़ी ली है। पर पिताजी ने ऐसी हालत में आपसे पैसे कैसे ले लिए होंगे? आप झूठ बोलते हैं। बेटा, तैश में तो आओ मत। मैंने ये मकान तुम्हें तो कभी दिया ही नहीं था। तुम्हारे पिताजी को दिया था सो उनसे वापस ले लिया। मियाँ 40 बरस से दिल पर बोझ रख के बैठा था सो 1 लाख देकर उतार दिया। वैसे बेटा, अगर रात गुजारने के लिए जगह ना हो तो बशीर चाचा का घर सलामत है। अब बहनें तो तुम्हें रखेंगी नहीं। बड़ी वाली तो शायद तुम्हें रख भी ले, पर शमशेर के यहाँ तो तुम खुद ही रहना नहीं चाहोगे। बशीर मियाँ बोले जा रहे थे और शिवनाथ बाबू का मन हो रहा था कि जोर से दहाड़े मारकर रोने लगे, किंतु उनका तो जीवन ही जहर पीने के लिए था। उनका काम तो औरों को मिठाई खिलाना था। बशीर चाचा के हाथ में रसमलाई का दोना देते हुए शिवनाथ बाबू अपनी रुलाई रोते हुए बोले, बशीर चाचा, मुबारक हो। याद है तुम्हें, जब मैं छोटा था तो तुम मुझे हवा में उछाल कर बिस्तर पर पटक देते थे
आज तो तुमने मुझे सीधा सड़क पर लाकर पटक दिया है। मुबारक हो, लो रसमलाई खाओ खाओ। और शिवनाथ बाबू घर से बाहर हो गए। क्रोध और क्षोभ से उनके पैर कांप रहे थे। घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। इस समय जाएं तो जाएं कहाँ? उन्हें लगा कि समय वहीं रुक जाए। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी बहनें उनके विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रच सकती हैं। कितना प्यार दिया था उन्होंने दोनों को, उसके बदले में उनको क्या मिला? मन में विचार आया कि वकील आहूजा से जाकर सलाह ले लूं, शायद कोई राह सुझा दें। पर अपने ही घर को तमाशा बनाने की हिम्मत नहीं बटोर पाए शिवनाथ बाबू। फिर सोचा कि शमशेर के घर जाकर आभा से बात करें, परंतु किस आभा से, जो उन्हें इस तरह बेघर करके पराई हो गई? क्या उसने निर्मला से बात की होगी? पर वहाँ भी तो लालची जीजा है। पिताजी का क्या हुआ? क्या वो जिंदा हैं? उनका अपना सामान कहाँ होगा? पैसा क्या दोनों बहनों ने बांट लिया है? इन्हीं प्रश्नों से घिरे शिवनाथ बाबू साइकिल चलाए जा रहे थे। सर्दी बढ़ती जा रही थी। शिवनाथ बाबू ने निर्णय ले लिया कि वो निर्मला के घर जाएंगे। स्थिति का सही तरीके से जायज़ा लेने पर ही आगे कुछ सोचेंगे। द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और सामने बीमार सी मुस्कान लिए निर्मला खड़ी थी, आंखें नीची। निम्मो, कौन आया है? जीजा जी ने आवाज़ दी। भैया आया है। आइए साला साहेब, आपके बाबूजी भी यहीं हैं। आज आभा और शमशेर यहीं छोड़ गए हैं। कुछ बेहोशी सी है, मैंने डॉक्टर बुलवाया है। सभी कुछ कितनी सहजता से कह गया निर्मला का पति। बैठक में एक और दीवान पर पिता नाम की वस्तु पड़ी थी। शिवनाथ बाबू उनकी ओर देखते रहे। एकाएक बाबूजी ने करवट बदली, कराहा और बेटी की ओर देखा। शिवनाथ बाबू ने अपने जीवन में जितना विष पिया था वो सब उनकी आंखों में उतर आया। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था? घृणा, क्रोध, बेबसी, दुख। बाबूजी उन आंखों की ओर अधिक देर तक नहीं देख पाए। कुछ ही क्षणों में उनकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। शिवनाथ बाबू को सड़क पर उतार कर बाबूजी सदा के लिए संसार से प्रस्थान कर गए। दोनों भाई पिता की अंत्येष्टि के लिए आ पहुँचे। दोनों आंखों आंखों में ही एक दूसरे को कुछ समझा रहे थे। पिता को अग्नि सुपुर्द कर शाम को सब निर्मला के घर ही इकट्ठे हुए। ज्ञानेंद्र ने ही मुँह खोला। भैया, डायरेक्टर तो आप बहुत अच्छे हैं। क्या कामयाब शो प्रोड्यूस किया है। हम भी तो आपके भाई हैं। पिताजी की संपत्ति में कुछ कुछ तो हमारा भी हक बनता है। शिवनाथ बाबू की दृष्टि निर्मला और आभा की ओर मुड़ गई। आभा को अपना गर्भ अंदर जलता सा प्रतीत होने लगा। वो सोचने लगी, कहाँ से आई इतनी गर्मी भैया के नेत्रों में। निम्मो, इन्हें बता दो पैसे का क्या हुआ। शिवनाथ बाबू की आवाज़ जैसे दक्षिणी ध्रुव से आ रही थी। अजी, उस बेचारी से क्या पूछे हो? पूछो मेरे से तो बतलाऊं ना। तुम तीनों भाई तो ठहरे खोखरे। परम पूज्य ससुर जी ने तो अपनी आभा की शादी करनी थी ना, सो आधे पैसे शमशेर के हवाले कर दिए। इंसान तो अच्छे थे ना, जानते थे कि बड़ी बेटी को दहेज दिया ना था, सो बाकी जो बचा वो हमारे हवाले कर गए। और फिर साले साहब, आपको भी तो रखना है अब जीवन भर, उसमें भी तो खर्चा होगा। आप तो रिटायर हो लोगे और 6 महीने में। मैं कहूँ समझे के ना। शिवनाथ बाबू ना तो अपने जीजा की बकवास को सुनना चाहते थे और ना ही उन्होंने सुना। पर वो इतना जान गए थे कि जब तक कहीं और प्रबंध ना हो जाए उन्हें रहना निम्मों क्या ही पड़ेगा। शिवनाथ बाबू रिटायर हो गए। उन्हें दफ्तर से पूरे 50,000 रुपये भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के मिले। जीजा बहुत प्रसन्न था। भाई बहनों की गिद्ध दृष्टि फिर एक बार उनकी ओर मुड़ी। शिवनाथ बाबू को वैसे ही जीवन से कोई मोह नहीं रह गया था। उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि मेरे पास बम्बई आना चाहते हैं। मैं भी तो चाहता था कि वो मेरे पास आकर रहें, किंतु बचपन में जब मेरे पिताजी का तबादला एक छोटे से गांव में हो गया था तो मैं शिवनाथ बाबू के यहाँ ही रह गया था ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। घर से लेकर सड़क पार करते और स्कूल बस पर चढ़ने तक उनकी निगाहें केवल मुझे ही निहारती थीं। माता पिता की अनुपस्थिति में पिता का प्यार उन्होंने मुझे दिया था। शिवनाथ बाबू ने पिताजी को एक पत्र लिखा था। भाई साहब, नरेन को देखता हूँ तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना प्यार करता है मुझसे। औलाद का सुख क्या होता है इसका एहसास तो आपने मुझे बिना विवाह के ही करवा दिया।
अपनी वसीयत में भी वो मेरे लिए एक काम छोड़ गए हैं कि उनकी चिता को अग्नि मुझे ही देनी है, और मैं यहाँ आ गया हूँ अपनी ओर से उन्हें संतान का अंतिम सुख देने के लिए। अभी आप सुन रहे थे अपनों से छले गए एक सरल और सीधे व्यक्ति की कहानी रिश्ते, जिसे लिखा था तेजेंद्र शर्मा जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।